तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोषनेवाल। एंड आज आ चुकी हूं फिर से एसबीआईएल का एक धमाकेदार वन शॉट लेकर ऑफ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 बोलता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। सो यहाँ पर जस्ट अपोजिट होने वाला है कि हम बाहर, इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस सेटअप करना चाहते, किसी और कंट्री में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एंड वहां पर बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या इश्यूज आ सकते। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट लेक्चर। यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि एक पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया वो क्या करना चाहता है, बाहर बिजनेस करना चाहता है आउटसाइड इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो हमारे अंबानी जी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ये आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करना चाहते तो कैसे करेंगे। या तो हो सकता है किसी कंपनी के सारे शेयर्स ले ले, 100% वोटिंग राइट्स ले ले, सो बाय होली ओन्ड सब्सिडरी हो सकता है, या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू वो बिजनेस कर सकते हैं ओवरसीज। क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलने वाले हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तभी इस चैप्टर में तुम कुछ नई नई टर्म्स पढ़ोगे, जैसे कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है। ये सारी टर्म्स का पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। हमें इतना तो समझ आ गया कि इंडिया में रहने वाला कोई पर्सन या कोई एंटिटी बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन में। अभी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, अगर तुम इक्विटी शेयर्स खरीदते हो किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी की, तो इसका मतलब तुमने क्या किया है, ओडीआई किया है। ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। कोई कंपनी न्यू न्यू इनकॉर्पोरेट हुई है, तुमने उसका मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया, सो कैन आई से सब्सक्रिप्शन टू एमओए, तो मानेंगे तुमने ओडीआई किया है। अभी तुम इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, उधर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर इन्वेस्ट किया है 10% या उससे ज्यादा इक्विटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज ओडीआई। अगर 10% से कम आपने इन्वेस्ट किया है तो वो ओडीआई कंसिडर नहीं होगा। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, इफ यू हैव इन्वेस्टेड लेस देन 10% पर आपका कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल वाला है, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे ओडीआई मानेंगे। नॉट ओनली दिस, मैंने ये ना हैंड रिटन भी लिखा है। सो इन ऑल दीज चैप्टर्स जो भी आप वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, उन सारे वन शॉट लेक्चर्स में यू विल फाइंड दीज हैंड रिटन नोट्स जो कि कंपाइल्ड होंगे पीपीटी नोट्स के साथ ही। एंड बिलीव मी दे आर जस्ट मैजिकल, एकदम आवरा का डाबरा वाला मैजिकल नोट्स ही तुम्हें मिल जाएंगे। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने क्या देखा, अनलिस्टेड एंटिटी, उसमें तुम शेयर्स एक्वायर कर रहे हो, एमओए को सब्सक्राइब कर रहे हो, या फिर अगर लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है तो 10% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर रहे हो। इफ इट इज लेस देन 10% तो विद कंट्रोल शेयर्स एक्वायर कर रहे हो। अच्छा, अभी एक और टर्म देखेंगे हम लोग, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है बाहर, यानी कि फॉरेन की किसी कंपनी में या फिर फॉरेन में कोई पार्टनरशिप है, उधर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, देखो जरा, इंटरेस्ट मिल रहा है। बदले में हमें इंटरेस्ट और रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट द केस इज, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। एंड बिकॉज इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, इसीलिए इसे बोला जाता है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट यहाँ पर आप कर रहे हो, आपको एक्सचेंज में इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल किसी डिबेंचर्स लिए हैं आपने किसी फॉरेन कंपनी के, तो एक्सचेंज में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, एंड दैट इज ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हमने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा, वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए गेन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म पर्पस देखते, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखते
देखते हैं बिजनेस में और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। एंड जब मैं कहती हूँ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट करी, इट विल ऑल्सो कम अंडर ODI, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और टर्म है हमारा फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या बोला, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ये क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन कंपनी में, अपना पैसा लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर डेट प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन कंपनी को, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, गारंटी दे रहा है फॉरेन कंपनी को। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कुछ चीज़ कमिट कर रहा है, पैसे का आवन और जावन हो रहा है। तो रेसिडेंट इन इंडिया ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया है फॉरेन कंपनी में इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, या फिर ये क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, गारंटी दे रहा है, इसे बोला जाएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट। हालांकि एक चीज क्लियर कर दी कि फाइनेंशियल कमिटमेंट में OPI नहीं आएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, वो एक्सक्लूड करता है। फिर आया हमारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब सब कुछ आ जाएगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट तुम बाहर कर रहे हो वो सब कुछ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। सो क्या मैं कह सकती हूँ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। रीजन बीइंग कि इस OPI को अलग से क्यों लिखा, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर OPI नहीं आता। सो आई होप ये चारों टर्म्स क्लियर हो गई होगी मेरे सभी नादान परिंदों को। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा हमने, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट देखा, एंड लास्टली वी हैव सीन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट विच इज अ वाइडर टर्म जिसमें दोनों आ जाएगा। अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस में डिफरेंस क्या है। रूल्स आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके देते हैं कि कैसे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगा। सो बेसिकली आपको एक पाथ बता दिया, क्या मैं बोलती हूँ कि आपको ये पाथ बता दिया, इस तरह से तुम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस पाथ को एडमिनिस्टर करता है RBI। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट रेगुलेशंस, तो रेगुलेशन हर एक चीज देखती है कि प्रोसेस कैसे होने वाला है, क्या क्या ऑपरेशनल पार्ट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे करोगे, पेमेंट किस मोड में करना है, आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या ऑब्लिगेशन है, क्या कंपनी को कोई रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने डिले किया रिपोर्टिंग में तो क्या होगा, और क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन पूरा ऑपरेशनल पार्ट देखता है, जबकि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है दैट हाउ द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी डन। लेकिन रेगुलेशन में हर एक चीज डिटेल में होती है, मोड ऑफ पेमेंट, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रोहिबिशन कैसे होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट कब करनी है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये सभी हमारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस में होता है। अभी नेक्स्ट आया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये अभी रिपीट आ रहा है। रिपीट क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स दे दिए। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में सब कुछ आया, जो भी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो आप, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आती है, फिनेंशियल कमिटमेंट भी आती है और OPI भी आता है। फिनेंशियल कमिटमेंट मतलब एग्रीगेट अमाउंट जो आप ODI के थ्रू कर रहे हो, डेट के थ्रू कर रहे हो, बट इट इज अदर देन OPI, मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट विल एक्सक्लूड OPI। फिनेंशियल कमिटमेंट एक्सक्लूड्स ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब ओवरसीज डायरेक्ट फॉरेन फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ वी विल सी कि क्या एक इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है, लेंड कर सकती है क्या, या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है जो एक फॉरेन एंटिटी ने इशू की है। वी नो हमारी फॉरेन एंटिटी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक इंडियन एंटिटी कब ऐसा कर सकती है, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो तुम्हारी इंडियन एंटिटी एलिजिबल होनी चाहिए टू मेक ODI। अरे इंडियन एंटिटी एलिजिबल होनी चाहिए टू मेक ODI, इसका मतलब क्या, आगे हम देखेंगे कि कौन सी एंटिटीज को यहाँ पर हमने एलिजिबल एंटिटीज कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हमारी इंडियन एंटिटी एलिजिबल होनी चाहिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारी इंडियन एंटिटी किधर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या ही बताऊं, क्या बताया ना हमने,
फॉरेन एंटिटी में ऑब्वियस सी बात है, तुम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 7 समुंदर पार इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ करोगे? फॉरेन एंटिटी में करोगे। लास्ट बोला है इंडियन एंटिटी का कुछ कंट्रोल होना चाहिए उस फॉरेन एंटिटी में। आप फाइनेंशियल कमिटमेंट करो, उससे पहले आपको थोड़ा कंट्रोल तो होना ही चाहिए। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट से भी और अप्रूवल रूट से भी, ये 2 रूट के थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो क्या मैं कह सकती हूँ इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है, इंडियन एंटिटी चाहे तो लेंड कर सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। 3 कंडीशन है। इंडियन एंटिटी खुद एलिजिबल होनी चाहिए पहला, इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कहाँ करेगी? फॉरेन की एंटिटी में। थर्ड, इंडियन एंटिटी का कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि दीदी दीदी इंडियन एंटिटी का मतलब क्या? एंड दिस वाज योर पास ईयर क्वेश्चन कि आखिरकार इंडियन एंटिटी किसको बोलेंगे? तो बहुत ही स्वीटू सा आंसर है, इंडियन एंटिटी मतलब ऐसी कंपनी जो कि डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, बॉडी कॉरपोरेट जो किसी भी लॉ के अंदर बनी है, फिर एलएलपी हो सकती है जो एलएलपी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, एंड लास्टली पार्टनरशिप फॉर्म जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो कहने से इनमें से कोई भी एंटिटी अगर इन्वेस्ट करती हैं, दोज विल बी एलिजिबल इंडियन एंटिटीज। क्या है? कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इन एनी लॉ, उसे एलिजिबल एंटिटीज माना जाएगा। ये इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती। अभी एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया है आईएफएससी सेक्टर में, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट किसने किया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया है और आईएफएससी एरिया में किया है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा रूल्स। दूसरा, वी हैव सीन, आप क्या कर रहे हो? अक्वायर कर रहे हो, अक्वायर मतलब परचेज कर रहे हो इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, लेकिन कौन से अकाउंट से? आपके रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से, बिकॉज आपका पैसा रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर जा रहा है, इसीलिए आपके ऊपर भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड थर्ड, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट अक्वायर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, अगेन कौन से अकाउंट से? फॉरेन करेंसी रिसोर्स जो कि ऑलरेडी बाहर है। अरे बाहर का पैसा ही बाहर जा रहा है, फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज जो आउटसाइड इंडिया है वो बाहर के पैसे से ही आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है एंड इसीलिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। आईएफएससी एरिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज जो आउटसाइड इंडिया है, एंड थर्ड वी हैव सीन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी प्रोहिबिशन क्या है? एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर इंडियन एंटिटी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन कुछ तो प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। व्हाट आर द प्रोहिबिशंस? अगेन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि प्रोहिबिशंस क्या होते हैं। यह बोला है किसी भी पर्सन को ऐसी फॉरेन एंटिटी में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो कि रियल एस्टेट एक्टिविटी में एंगेज्ड हो। तो ऐसी फॉरेन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो रियल एस्टेट एक्टिविटी में एंगेज्ड है, नहीं चलेगा, साफ प्रोहिबिटेड है। दूसरा, ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना जो किसी भी फॉर्म में गैम्बलिंग कर रही होगी। अभी गैम्बलिंग मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपकी बेटिंग हो गया, कसिनोज हो गए, ठीक है। सो ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो किसी भी फॉर्म में गैम्बलिंग कर रही है, और ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ डील करती है, और वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट किससे लिंक है? इंडियन रुपीज से लिंक है, बट विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सो एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आप कौन सी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? बोलो जरा मेरे साथ। ऐसी एंटिटी जो रियल एस्टेट एक्टिविटी में एंगेज्ड है, दूसरी गैम्बलिंग कर रही है किसी भी फॉर्म में, या फिर वो डील कर रही है फाइनेंशियल प्रोडक्ट से जो कि इंडियन रुपी के साथ लिंक है, बट विदाउट द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है। दूसरा बोला गया है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो? स्टार्टअप में। फॉरेन में जो स्टार्टअप है तुम उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है चलो कर लो, लेकिन क्या बोला गया है? तुम्हारा खुद का पैसा होना चाहिए। जो भी होस्ट कंट्री में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो तुम्हारा इंटरनल अप्रूवल होना चाहिए, तुम्हारा खुद का पैसा होना चाहिए। और अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसका खुद का पैसा होना चाहिए, ओन्ड फंड होना चाहिए।
क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्यों मैं किसी से बोरो करके इन्वेस्ट नहीं कर सकती? क्यों मेरा इंटरनल अक्रूवल्स होना चाहिए? लॉजिक सीधा सा है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं, अगर तुम स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हो, स्टार्टअप में पैसा डाल रहे हो, तो इंडिया आके स्टार्टअप्स में पैसा डालो, इंडिया वाले एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करो। लेकिन फिर भी तुम होस्ट कंट्री के स्टार्टअप में पैसा डालना चाहते हो, तो किसी से बोरो मत करो, क्योंकि हमें स्टार्टअप का पता नहीं चल गया तो आसमान तक जाएगा, नीचे नीचे फटाफट खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है, मान लो कि तुमने क्या किया, तुम्हें इन्वेस्ट करना है दुबई के किसी स्टार्टअप में, तुमने मुझसे बोरो किया कि मैम 50 लाख रुपए देना, तो मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, तुमने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप डूब गया, तुम्हारे पैसे चले गए, तो कहीं ना कहीं जिससे तुमने बोरो किया उसका भी लॉस हो जाएगा। इसीलिए बोला है तुम्हारा खुद का पैसा होना चाहिए, ओन्ड फंड, और अगर एंटिटी है तो इंटरनल अक्रूवल होना चाहिए, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। एंड लास्ट बोला, किसी भी पर्सन को फिनेंशियल कमिटमेंट नहीं करनी उस फॉरेन एंटिटी में जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, और इंडिया में उसके इन्वेस्ट करने की वजह से सब्सिडरी की 2 से ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं। वी ऑल नो कि इंडिया में सब्सिडरी की 2 ही लेयर्स बन सकती है। आपने फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट किया, उस फॉरेन एंटिटी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से सब्सिडरी की मोर देन 2 लेयर्स क्रिएट हो रही है। आप ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दीज ऑल आर द प्रोहिबिशन, ये सारे हमारे प्रोहिबिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जो रियल एस्टेट एक्टिविटी में काम कर रही होगी, बोलो मेरे साथ, गैम्बलिंग कर रही होगी, या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रही है विच इज लिंक्ड विद इंडियन रुपीज विदाउट द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टार्टअप में, जो कि होस्ट कंट्री का स्टार्टअप है, तो उस केस में कंपनी हो तो इंटरनल अक्रूवल्स होना चाहिए, रेसिडेंट हो तो ओन्ड फंड होना है। थर्ड, आप ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी वजह से मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, अभी आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हो, देर आर 2 रूट्स। पहला होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या बोलता है कि अगर तुम लिमिट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, लिमिट स्पेसिफाइड है, विद इन लिमिट स्पेसिफाई कर रहे हो, कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर हमारा सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें स्पेसिफिक अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कंडीशन क्या है, ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो विच इज़ एंगेज्ड इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। एंड व्हाट इज बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जो गुड फेथ में करी, यही समझ सकते हो। बट इधर बोनाफाइड का मतलब बोला है ऐसा बिजनेस एक्टिविटी विच इज परमिसिबल इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। सो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी मतलब आप ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जो कि इंडिया में भी परमिसिबल है लॉ के अंदर, और आउटसाइड इंडिया यानी कि होस्ट कंट्री में भी परमिसिबल है, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो फॉरेन एंटिटी का बिजनेस कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड। वो बिजनेस इंडिया में भी परमिसिबल होना चाहिए और आउटसाइड इंडिया भी परमिसिबल होना चाहिए। डायरेक्टली कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, किसी एसपीवी के थ्रू या किसी सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकते हो। आर वी वेरी क्लियर? अच्छा, लिमिट क्या है? सो बेसिकली द लिमिट इज विद इन 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन एंटिटी। 400% ऑफ नेटवर्थ के अंदर है, देन इट इज ऑटोमेटिक रूट। नॉट ओनली दिस, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से नजदीक, यहाँ पर मैंने चार्ट भी बना दिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू या एसपीवी के थ्रू फॉरेन एंटिटी में। कंडीशन क्या है? बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होनी चाहिए, एक्टिविटी विच इज परमिसिबल इन इंडिया। एक ही चार्ट में ना तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। लेट मी राइट दिस, ऐसी एक्टिविटीज जो कि परमिसिबल है इन इंडिया एज वेल एज इन होस्ट कंट्री। ठीक है, कब माना जाएगा कि वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर है? अगर आप लिमिट्स के अंदर हो। लिमिट क्या है आपका? लिमिट है मैक्सिमम $1 बिलियन, या फिर विद इन 400% ऑफ नेटवर्थ ऑफ इंडियन एंटिटी। इस लिमिट के अंदर हो तो आप ऑटोमेटिक रूट से जा सकते हो। आई होप ये चार्ट देख के क्लियर हो गया होगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में हमें अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि आइए पैसे की बात। अप्रूवल रूट क्या बोलता है, तुम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी में जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, तो कुछ नहीं देखना है, अप्रूवल रूट चाहिए, सीजी और आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि पाकिस्तान से हमारी कंट्री की कैसे रिलेशन है। सो अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ऑटोमेटिक रूट के अंदर, तो वो हो ही नहीं सकता है उस कंपनी में जो कि पाकिस्तान में बनी है, अप्रूवल रूट चाहिए ही चाहिए। आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा अगर इंडियन एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है और वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है $1 बिलियन से। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन एंटिटी, लेट अस अज्यूम हमारी इंडियन एंटिटी गोलमाल लिमिटेड फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, $2 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है। कहने से इट इज एक्सीडिंग $1 बिलियन, US $1 बिलियन से एक्सीड कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग $1 बिलियन, तो उस केस में अप्रूवल रूट जाएगा। मैटर नहीं करता चाहे वो विद इन 400% ऑफ नेटवर्थ हो, इंडियन एंटिटी के नेटवर्थ की 400% के अंदर अंदर है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी अप्रूवल रूट चाहिए। इससे हमें एक सीख मिलती है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इवन पास्ट ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, आई होप आप लोग वो न्यूमेरिकल देखोगे या देख लिया होगा अभी तक तो। ठीक है, क्या बोला है मैंने, यहाँ पर आपका $1 बिलियन से एक्सीड कर रहा है फिनेंशियल कमिटमेंट, तो अप्रूवल रूट चाहिए, ये बात दिमाग में गए। इवन तो वो 400% के अंदर अंदर है नेटवर्थ के, तो भी अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लेनी है परमिशन। किन किन की परमिशन लेनी है, कब कब परमिशन लेनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए सबसे पहले। तो अगर लिमिट से एक्सीड कर रहे हो, शुरू में ही देखा था हमने, लिमिट से एक्सीड कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। साथ ही साथ आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो सीजी आएगा। लिमिट से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो स्पेशली उन कंपनी में जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में है, तो उस केस में भी सीजी का अप्रूवल चाहिए। आरबीआई का अप्रूवल कब चाहिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट इज एक्सीडिंग $1 बिलियन। अभी लिमिट तुम्हें पता होनी चाहिए, सीलिंग लिमिट $1 बिलियन। साथ में बोला है ना तुम्हें एनओसी भी चाहिए होगा, लेंडर बैंक से, रेगुलेटरी बॉडी से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। क्वेश्चन आता है कि हमें एनओसी क्यों चाहिए होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। और रूल 10 बात करता है एनओसी के बारे में। रूल 10 बोलता है कि जो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है उसका बैंक में अकाउंट एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ही इज नॉट एबल टू रीपे, एनपीए हो गया है, या फिर बैंक ने उसे विलफुल डिफॉल्टर क्लासिफाई किया। अभी विलफुल डिफॉल्टर क्या मतलब, ये पर्सन ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया, बैंक का पैसा रीपे नहीं किया, या फिर वो पर्सन ना के अगेंस्ट ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिनेंशियल सर्विस रेगुलेटर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू। अगर उस पर्सन की इनमें से कुछ भी हो रहा है, या तो अकाउंट एनपीए है, या फिर विलफुल डिफॉल्टर है, या फिर उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर्सन को इन्वेस्ट करना है। मतलब देख रहे हो तुम उस पर्सन को कैसा है, ये सब हो रहा है लेकिन फिर भी उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो एनओसी लेकर आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। किससे, बैंक से, अरे 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 हमारी स्क्रीन डांस करने लग गई। बैंक से लेकर आओ, रेगुलेटर से लेकर आओ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लेकर आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मान लो इस पर्सन ने अप्लाई किया एनओसी के लिए और इसे एनओसी मिला ही नहीं, बैंक ने 60 डेज के अंदर एनओसी नहीं दिया, तो उस केस में हम डीम्ड कंसेंट मान लेंगे, हम मान लेंगे कि एनओसी मिल गया। सो अगर 60 डेज में बैंक ने यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो डीम्ड कंसेंट मान लिया जाएगा। आर वी वेरी वेरी क्लियर। चल, अभी बात आती है मेथड ऑफ फंडिंग की, कि पेमेंट कैसे होगा। वी ऑल नो कि हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कैसे करने का, सारा कैश लेकर जाने का एक बोरी भर के नहीं, तो पैसा कैसे होगा इन्वेस्ट, आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू बैंकिंग चैनल्स, जो हमारे बैंकिंग चैनल्स है उसके थ्रू पेमेंट हो सकता है, या फिर आपके अकाउंट में पैसा है, जो भी फंड्स मेंटे फंड है वो आपके अकाउंट में है, जो अकाउंट इस एक्ट के
के अकॉर्डिंग बना है तो उसके थ्रू हो जाएगा। स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज मतलब एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर सकते हो। एंड लास्टली अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो क्या वो कैश में हो सकता है? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, कैश तो परमिटेड है ही नहीं। तो 4 मोड्स हमने देखे कैसे हो सकता है। सिक्योरिटीज को स्वैप कर लो, या तो एडीआर जीडीआर के थ्रू कर दो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू कर दो, आपने जो फंड्स मेंटेन कर रखा अकाउंट में उसके थ्रू, या फिर बैंकिंग चैनल से रेमिट कर दो। अभी हमारी एफडीआई पॉलिसी ना, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसको रिव्यू किया जाता है ऑन गोइंग बेसिस पे। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, एंड इसीलिए काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक रूल के अंदर आया है। डीपीआईआईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी एफडीआई पॉलिसी को और ज़्यादा इजी बनाने में, यानी कि लिबरलाइजेशन में। अभी ये पॉइंट क्या बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो पॉइंट देखा था प्रोहिबिशन वाला, याद है प्रोहिबिशन वाला पॉइंट? प्रोहिबिशन वाला पॉइंट बोलता है ना कि आप ऐसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हो, और इंडिया में इन्वेस्ट करने की वजह से मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बन रहा है। वो प्रोहिबिशन वाला पॉइंट था हमारा। इसमें ये बोला गया ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर एनबीएफसी है उसके ऊपर नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं होगा, और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं होगा। सो दिस रेस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज कंपनीज। इसके अलावा सारी कंपनी पर ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है। अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब हम देखने वाले हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जिस भी पर्सन ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया या फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है फॉरेन एंटिटी में, उसे कुछ चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या रिपोर्ट करना है? फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना हुआ वो बताना है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो बताना है, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है तो वो बताना है, कितने डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। फाइनेंशियल कमिटमेंट किया वहां से 30 डेज, डिसइन्वेस्टमेंट किया और आपके पास पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आ गई, वहां से 30 डेज में, और रीस्ट्रक्चरिंग हुई है वहां से 30 डेज में रिपोर्ट करना है। दैट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ऐसा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है और वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसे भी बताना है 60 डेज के अंदर अंदर। 60 डेज कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर। आपका हाफ ईयर एंड हो रहा है, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करना रहेगा। ठीक है, ये क्या थी? ये हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये क्या बोलता है? कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में है, ठीक है, और वो अक्वायर कर रहा है फॉरेन एंटिटी में इक्विटी, क्या ले रहा है? फॉरेन एंटिटी में इक्विटी ले रहा है, तो उसे एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी है फॉरेन एंटिटी को हर साल। कब सबमिट करनी है? बाय 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, एपीआर की जरूरत नहीं है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है? एपीआर की जरूरत नहीं है अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और वो लेस देन 10% होल्ड कर रहा है, ठीक है, बिना कंट्रोल वाला लेस देन 10% होल्ड कर रहा है, तो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे दिमाग बता सकता है कि क्यों जरूरत नहीं है? देखो, लॉजिकली चीज़ों को समझोगे ना तो मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह पाएगी दिमाग में। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी फॉरेन एंटिटी और वो फॉरेन एंटिटी में आप लेस देन 10% इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट कंट्रोल है, तो उसे ओडीआई माना ही नहीं जाएगा। एंड क्योंकि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। ऑल्सो ऐसी फॉरेन एंटिटी जो लिक्विडेशन के अंदर है, यानी कि बंद होने वाली है, उसे भी सबमिट नहीं करना। अदरवाइज आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है।
ठीक है। एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू सबमिट करना रहेगा। कहाँ पे सबमिट करोगे आप इसको? सबमिट करोगे, लेकिन ये आगे किसके पास जाएगा? आरबीआई के डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अच्छा, ऑल्सो अभी एक टॉपिक आता है विच इज व्हाट आर द इश्यूज इन चूजिंग लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया तुम लोकेशन चूज करते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या इश्यूज आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। हम देखने वाले हैं ना, हम जहाँ बिजनेस करेंगे वहाँ उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि क्या वहाँ पे रेलवेज है, क्या यहाँ पे एयरपोर्ट्स है, क्या वहाँ पे सी पोर्ट है, और बिल्डिंग्स कैसी बनी जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। एक्सेस, इंडिया से सामान वहाँ पर कैसे जाएंगे, मटेरियल्स कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। रेलिवेंस टू सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में क्या होता है, मतलब कैसे गुड्स हम फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच जाते हैं। पहले होलसेलर होता है, फिर रिटेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर कंज्यूमर, या कोई और मोड है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट तो नहीं जाते, तो आपको सप्लाई चेन देखनी है। एंड लास्टली टैलेंट पूल फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, कि क्या वहाँ पर लोग अवेलेबल है। आप बाहर बिजनेस करना चाहते हो तो क्या वहाँ पर लोग हैं प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उस ज्योग्राफी का एरिया क्या है। सो बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन में तीन चीज़ें, चार चीज़ें हम देखेंगे। इसको याद करने का टेक्निक है रिया, ठीक है, या फिर तुम AIR करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, ए डबल है हमारे पास। रिया के नाम से याद कर लेते हैं। चलो, आर से रेलिवेंस टू सप्लाई चेन, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट पूल फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज मैनेजमेंट, एंड एक और ए से हमारा हो गया एक्सेस। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमें चार चीजें देखनी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में क्या देखोगे, तुम बाहर बिजनेस करना चाहते हो, बाहर बिजनेस करना इजी है या नहीं है, क्या प्रोसेस है, इज इट स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या परमिशंस मिलती है या नहीं मिलती है इजीली। सो यू विल सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, एंटर कैसे होंगे, कैसे स्टैब्लिश करोगे, बिजनेस करना चाहते हो तो कॉस्ट कितना लगेगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां पर अभी बिजनेस करना है तो उस कंट्री के पर्टिकुलर लॉज होंगे। वो लॉज क्या है, रिलेटेड टू लेबर, क्या लॉज है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे लेबर को ये सर्विसेज मिलनी चाहिए, लेबर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेबर के इंश्योरेंस का ध्यान रखना है, लेबर को प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, ऐसे ना लॉज बने होते हैं। तो क्या लॉज है वो पहले ही पता होने चाहिए। टैक्सेशन से रिलेटेड क्या लॉज है, कितना टैक्स लगता है, या वो कंट्री में टैक्स लगता ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिलती है क्या। एंड लास्टली, अगर कोई इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है तो क्या बेनिफिट, क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, इसका ध्यान रखना है। याद करने की टेक्निक क्या है हमारी, ECIL, या फिर लाइस करके याद कर सकते हो। ठीक है, एल दो बार आ गया हमारा। ई से क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आई से इंसेंटिव्स, और एल से लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन और लॉज रिलेटेड टू लेबर। ये हमारी इजी पीजी मेमोरी टेक्निक से जो आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखता है कि यार हर कंट्री को कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट रन करनी होती, कर रही होती है। तो देखना है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी है, वो कंट्री कैसी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लगाती है। सो यू हैव टू सी जहाँ पर तुम बिजनेस कर रहे हो, इज इट अ फ्रेंडली कंट्री, क्या वो फ्रेंडली कंट्री है, क्या उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिला है क्या। ठीक है, वहाँ का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, लॉज रूल्स रेगुलेशन कैसे, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी ने लॉज कैसे बना रखे हैं, कंपनीज के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पर, और उस कंट्री का उसके आसपास की कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ कैसा रिलेशन है, ये सभी हमें देखना पड़ेगा इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट क्या बोलता है, कहीं ना कहीं इफ यू आर डूइंग बिजनेस तब बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, नए बिजनेस के कांटेक्ट में, नए लोगों के कांटेक्ट में आते हो। ठीक है, कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में आते हो। सो यहाँ पर यू हैव टू सी कि आपका ट्रेड बॉडीज कैसा है, आप बिजनेस करोगे, बाइंग एंड सेलिंग करोगे, वो कैसा है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है कमर्शियल एंटिटीज के बीच में। क्या मैं कह सकती हूँ, मैं इंडिया वाला है, इंडिया वाली कंपनी बाहर बिजनेस करना चाहती है, इंडिया वाली एंटिटी, लेट अस अज्यूम
वो बिजनेस कहाँ करना चाहती है, चाइना में बिजनेस करना चाहती है। तो वी हैव टू सी ये दोनों एंटिटीज के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, कैसा रिलेशन है यहाँ पर। साथ ही साथ फ्रेंडलीनेस देखा जाता है नेशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे इंडिया वाले लोग कहाँ आएंगे, चाइना आएंगे और काम करेंगे बिजनेस में। सो आई हैव टू सी क्या वो इंडिया वाले लोगों को, उन एम्प्लॉयज़ को मैं रिलोकेट कर रही हूँ, वो सेफ है ना, वो कंट्री फ्रेंडली है ना, उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये कहाँ देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट में। लास्टली हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। मान लो कि तुमने फॉरेन में कुछ नया इन्वेंशन किया है, एकदम धमाकेदार इन्वेंशन किया, ठीक है, लेट अस अज्यूम तुमने ना ये डोर बना दिया, जिस डोर को बनाने की इच्छा सभी की है, दैट इज एनीवेयर डोर। ये तुमने इन्वेंशन किया कि नाम लो, दरवाजा खोलो और तुम उस जगह पहुंच जाओगे। बनाया तुमने, तुमने क्रिएट किया, लेट अस अज्यूम कोई और कंट्री में, लेकिन तुम्हें इसका प्रोटेक्शन ही नहीं मिल रहा, नाम किसी और का आ रहा है, वो कंट्री अपना नाम ले रही है, तो ये तो गलत है ना। सो यू हैव टू सी, अगर तुम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ बनाते हो सकता है कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जैसे कि हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी क्या, क्रिएट और मेंटेन कर सकते हो क्या उसे। अच्छा, पावर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, टेलीकॉम का क्या चीज़ है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो। एंट्री और एग्रेस, एग्रेस मतलब एग्जिट, एंट्री और एग्जिट कैसा है, ये सारे इश्यूज थे इन चूजिंग लोकेशन आउटसाइड इंडिया। सो इफ इट ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इश्यूज इन चूजिंग द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, आपको ये 5 बताने। पेस्ट जी, याद करने की टेक्निक क्या है, पेस्ट जी, पेस्ट को भी कितना रिस्पेक्ट से बोल रहे, पेस्ट जी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिकल। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी बताऊं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके चैप्टर का हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, हर एक कंट्री है, हर कंट्री में क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या प्रोसेस है बिजनेस को सेटअप करने का, वो दे रखा है। यहाँ तक तो तुम्हें हर एक चीज़ पढ़नी है, हालांकि आगे भी बढ़नी है, लेकिन इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ पढ़ो, ठीक है। मतलब ये कंट्री में क्या रूल्स है, फिर दूसरी कंट्री में, फिर तीसरी कंट्री में, पता चला दुनिया भर की सारी कंट्री के रूल्स पढ़ लिए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के, और तुम इंडिया के ही भूल गए कि स्पाइस प्लस भी लगता है। एंड इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ना हर एक कंट्री का तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट में चार्ट मिलेगा, जैसे सिंगापुर में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, फिर हांगकांग चाइना में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये चार्ट मिल जाएगा तुम्हें, नोट्स मिल जाएंगे। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू टेक आवर टाइम ऑन दिस पार्ट। आप इसे रीड करोगे, इसे याद करोगे, क्योंकि इधर समझाने जैसा कुछ नहीं है, इट इज़ रीडिंग पार्ट एंड लर्निंग पार्ट। जैसे न्यूयॉर्क में कैसे सेटअप करोगे तुम, तुम्हारा यूके में कैसे सेटअप करने वाले हो, कनाडा में कैसे सेटअप करोगे, ये हर एक बिजनेस का गिवन है। तो इफ एट ऑल हम एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 मार्क का आएगा सेटअप करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में, एंड वी डोंट वांट कि तुम पूरा आंसर ऐसा का ऐसा ही छोड़ कर आ जाओ। इसीलिए मैंने हर एक कंट्री में क्या क्या लिख सकते हो प्रोसीजर, वो यहाँ पर क्लैरिफाई किया, शॉर्ट में समरी बता दी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है, इफ़ यू विल सी योर मॉड्यूल ना, तो हर कंट्री में लास्ट में लिखा हुआ है बिजनेस रिफॉर्म्स क्या है, बिजनेस रिफॉर्म्स क्या हुए, यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हांगकांग ऐसे आया, चाइना में, यूके में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में क्या क्या चेंजेस हुए। हर एक कंट्री का अलग अलग है, अलग अलग ईयर्स गिवन है, कैसे याद करोगे, और वो भी 3 मार्क के लिए। तो यहाँ पर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। व्हाट आई हैव डन फॉर ऑल ऑफ यू, मैं एक कॉमन आंसर तुम्हें लिखवा रही हूँ, कोई भी कंट्री पूछ लें तुम्हें यही आंसर लिखना है कि क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, अभी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी हो गया, नेम सर्च करो, रिजर्व करो, इजीली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। इजी एग्जिट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, अभी अगर पूछा जाए कनाडा का, तो एक कंट्री की जगह कनाडा का नाम लिख लो, सिंगापुर पूछा गया तो सिंगापुर का नाम लिख दो, बट द आंसर विल रिमेन सेम। ये कॉमन आंसर तुम्हें सभी का मिल गया, टैक्सेस पे करना, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना, या फिर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। सो दिस इज द कॉमन आंसर। इफ इट ऑल पूछा जाता है हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 11 विच इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आई होप जितना भी तुम लोग पैनिक कर रहे होंगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, अभी दिमाग में एकदम वन शॉट में चला गया होगा। जस्ट लेट मी नो दैट यू गाइज आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स, बहुत अच्छा लगता है
देख के कि तुम लोगों को लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, नोट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। व्हेन आई गो थ्रू द कमेंट सेक्शन तो मैं देखती हूँ कि इस नोट से बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो रही है। सो लेट मी नो माय नादान परिंदों, कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। एंड जल्द ही मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।